Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing about the glycosaminoglycan. This is the last chapter of the carbohydrate metabolism. What is meant by the glycosaminoglycan or the definition of glycosaminoglycan? Glycosaminoglycans are the large complexes of the negatively charged heteropolysaccharide chain, or we can say that the glycosaminoglycans are the long unbranched heteropolysaccharide chain composed of the repeating disaccharide unit. What is the repeating disaccharide unit? Repeating disaccharide unit consists of the acidic sugar and amino sugar. A single exception is that keratin sulfate. Keratin sulfate do not contain the repeating disaccharide unit because it contains the galactose rather than an acidic sugar. So this is an exception and the most important MCQs of the UHS. Which glycosaminoglycan do not contain the repeating disaccharide unit, or which glycosaminoglycan contain the sugar rather than an acidic sugar? So the answer is same as that. Statement is different but the answer is same, keratin sulfate. So we are discussing now the basic concept, not the cramp. हम इधर रट्टा लगाना सीखेंगे नहीं, सिर्फ हम ये ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन जो इतना मुश्किल टॉपिक समझा जाता है इसको आसान करके समझेंगे कि ये ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन असल में हैं क्या, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारे पास प्रोटीन के साथ जब कंडेंस होते हैं तब ये हमारे पास किस तरीके का उनका स्ट्रक्चर बनता है, और एसिडिक शुगर की सिंथेसिस, हाउ एसिडिक शुगर्स आर सिंथेसाइज्ड एंड हाउ द amino sugar are synthesized, what is uronic acid pathway, what is the degradation of the glycosaminoglycan, and lastly the mucopolysaccharidosis. All these things are discussed वन बाय वन. सो हमारे पास ये एसिड, आपको ये नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक एसिडिक शुगर होती है और एक हमारे पास अमाइनो शुगर होती है. अब अमाइनो शुगर जो होती है वो यूजुअली हमारे पास एसिटाइलेटेड होती है. अब जो नाइट्रोजन आपको नज़र आ रहा है अमाइनो शुगर के अंदर, वहाँ पे हमारे पास एसिटाइल ग्रुप आके इनकॉर्पोरेट हो जाता है. यही जो रिपीटिंग डाइसैकराइड यूनिट है ये सारे ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स के लिए सिमिलर होता है. सिंगल एक्सेप्शन इज़ केराटिन सल्फेट. केराटिन सल्फेट ये रिपीटिंग डाइसैकराइड यूनिट उसके पास नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो आपको राइट पे एसिडिक शुगर नज़र आ रही है, ये एसिडिक शुगर जो होती है हमारे पास उसकी जगह केराटिन सल्फेट में गैलेक्टोज होती है. और ये बात याद रखनी है कि ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन जो होते हैं वो प्रोटीन के साथ कंडेंस करते हैं और प्रोटियोग्लाइकन बना लेते हैं. और ये बात आपने याद रखनी है. ये एक और इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोटियोग्लाइकन और ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर एक मेजर डिफरेंस आ जाता है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट का. प्रोटियोग्लाइकन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, वाइल द ग्लाइकोप्रोटीन जब हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको पता लगेगा कि उस जो ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो वेरी करता रहता है, वो लेस देन द प्रोटियोग्लाइकन्स होता है. तो ये यहाँ पे जो प्रोटियोग्लाइकन है इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, और 80% से कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो भी आप प्रोटियोग्लाइकन उठाएंगे उसके अंदर 80% से ज़्यादा ही आपको मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा. वाइल जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसके अंदर हमारे पास वेरी करता रहता है, 4% भी हो सकता है, 6% भी, और डिफरेंट जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है उसके अंदर डिफरेंट होता है. तो ये एक बेसिक डिफरेंस आ गया है. ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकन्स के अंदर एक डिफरेंस आपने यहाँ पे एक नोट कर लिया. अब ये हमारे पास डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हमारे पास ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स, पहले तो हमारे पास ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स बनेंगे, ठीक है, उसके बाद हम जाके बनाएंगे क्या बनते हैं हमारे पास प्रोटियोग्लाइकन्स. आज देखें ये ग्लूकोजामीन का स्ट्रक्चर दिया है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड, और इसका जो ग्लूकोरोनिक एसिड का C5 एपीमर है एल हाइड्रोनिक एसिड. डिफरेंस आप नोट कर लेंगे, सिर्फ एक जो COOH ग्रुप है वो डी ग्लूकोरोनिक एसिड के अंदर रिंग से बाहर वाली साइड के ऊपर है, और एल हाइड्रोनिक एसिड के अंदर रिंग के अंदर वाली साइड पे है. अब जो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स हैं उनके हमारे पास बहुत ज़्यादा फंक्शन है, लेकिन जितने भी ये सारे फंक्शन हैं ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. मींस जो इसका मेन फंक्शन है वो है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और
resilience of the extracellular matrix is due to the presence of the glycose aminoglycans। अब जब ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स को, अब यूजुअली होता क्या है कि ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स जो है वो नेगेटिवली हाईली नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इनकी जो चेन्स होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। रिपेलिंग की वजह से वाटर जो है उसको सराउंड कर लेता है और एक हाइड्रेटेड सारा मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन जब हम ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन के ऊपर कंप्रेशन डालते हैं तो ये वाटर अंदर से निकल जाता है और ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन जो है उसकी जो हमारे पास वॉल्यूम है, ये जो स्पेस है वो लो स्पेस के अंदर ऑक्यूपाई हो जाता है। एक्ट एज अ स्प्रिंग के ऊपर आपने ज़ोर लगाया है वो छोटा हो जाता है, फिर जब आप छोड़ देते हैं तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। या स्पॉन्ज की एग्जांपल ले लें, तो इसी तरीके यहाँ पे जब हम इसके ऊपर कंप्रेस करेंगे तो वाटर निकल जाएगा और इसकी जो वॉल्यूम है, साइज़ है, ये कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम अपनी कंप्रेशन हटाएंगे तो ये ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन के अंदर क्या होगा कि ये अपना रिपल्शन ऑफ द नेगेटिव चार्जेस की वजह से ये दोबारा अपना हाइड्रेटेड वॉल्यूम एंड साइज दोबारा गेन कर लेगा, रिलैक्सड हो जाएगा। दिस मैकेनिज्म प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड दिस इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द resilience or the lubricating properties which is used in the synovial fluid and vitreous humor of the eye। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, जो एक दफ़ा इसने याद कर लिया वो सारी ज़िंदगी आपको याद रहेगा ये टेबल। अब ये जो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन की क्लासिफिकेशन, अब हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास देखें कि लिंकेज का फ़र्क आ जाता है। नंबर 1 बात, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ईच ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन के, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर भी फ़र्क आता है हमारे पास। और सल्फेशन, किसी ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन के अंदर सल्फेशन है, किसी के अंदर नहीं है। यहाँ हमारे पास आप देख लें कि सल्फेशन ग्रुप का भी हो गया हमारे पास, और हमारे पास एसिटाइलेशन का भी हमारे पास फ़र्क आता है। अब ये जो हाइलुरोनिक एसिड है, और एक और फ़र्क आता है कि कुछ ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन होते हैं वो प्रोटियोग्लाइकन भी नहीं बना सकते। तो इन डिफरेंसेस की बेस के ऊपर हमारे पास ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन की क्लासिफिकेशन की जाती है। जो एक एक्सेप्शन याद रखनी है केराटिन सल्फेट की, कि इसके अंदर रिपीटिंग डाइसैकराइड यूनिट नहीं होता। दूसरी एक एक्सेप्शन आपने याद रखनी है हाइलुरोनिक एसिड की, कि ये एक तो हमारे पास अनसल्फेटेड कह लें या नॉट सल्फेटेड, एक तो इसके अंदर सल्फेशन नहीं होती, और दूसरा ये हमारे पास जो कोर प्रोटीन होती है ये उसके साथ कोवलेंटली अटैच होकर प्रोटियोग्लाइकन नहीं बनाता। हाइलुरोनिक एसिड के अंदर सल्फेशन नहीं होती और ये कोवलेंटली अटैच होकर प्रोटीन के साथ प्रोटियोग्लाइकन भी नहीं बनाता। केराटिन सल्फेट के अंदर गैलेक्टोज होता है और वो रिपीटिंग डाइसैकराइड यूनिट नहीं कंटेन करता, ये आपने याद रखना है। एसिडिक शुगर की जगह गैलेक्टोज होता है। अब ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए हैं, आपने सिर्फ इसको आपने बाय कंसेप्ट याद करना है, इसको रट्टा नहीं लगाना। अब किस तरीके के हाइलुरोनिक एसिड का स्ट्रक्चर आप लास्ट पे देख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास ग्लूकोरोनिक एसिड है और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है सिंपली। और इसका आपने बस इतना याद रखना है कि हाइलुरोनिक एसिड जो होता है ये अदर ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन से डिफरेंट इसलिए है कि ये नॉट सल्फेटेड। आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको सल्फेट ग्रुप कहीं पे नज़र नहीं आएगा। तो एक तो ये नॉट सल्फेशन इसके ऊपर नहीं है, और दूसरा हमारे पास इसके अंदर क्या है कि ये प्रोटीन के साथ भी कोवलेंटली अटैच नहीं होता। और तीसरा इसके अंदर मेन डिफरेंस जो है कि ये हमारे पास जो है ये ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन एनिमल के अलावा बैक्टीरिया में भी, एनिमल टिश्यू के अलावा बैक्टीरियल टिश्यू में भी पाया जाता है। और इसके अपने फंक्शन एज इट इज़ जो लिखे हुए हैं वो याद कर लेने हैं। और आगे आ जाता है हमारा केराटिन सल्फेट। केराटिन सल्फेट की भी टाइप्स होती हैं, केराटिन सल्फेट 1 और 2। ये इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, इसका आगे जो वाइवा क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताता हूँ कि जो केराटिन सल्फेट का जो डाइसैकराइड यूनिट है वो अगर आप देखें तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और हमारे पास गैलेक्टोज है। देखें इधर जो एसिडिक शुगर थी उसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, गैलेक्टोज आ गया। तो रिपीटिंग डाइसैकराइड यूनिट डिस्टर्ब्ड हो गया, इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर रिपीटिंग डाइसैकराइड यूनिट नहीं है। अब आपने ये देखना है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन है कि मोस्ट हेट्रोजीनस ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन कौन सा है, तब भी केराटिन सल्फेट आएगा। ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन विच डू नॉट कंटेन द डाइसैकराइड यूनिट, तब भी हमारे पास केराटिन सल्फेट आएगा। बिकॉज केराटिन सल्फेट इन एडिशन टू galactose and the N-acetyl glucosamine contain fucose, N-acetyl nuraminic acid and एंड हमारे पास मेनोज, ये तीन जो अदर शुगर्स हैं वो भी कंटेन करता है, इसलिए इसको हेट्रोजीनियस ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन कहते हैं। अब केराटिन सल्फेट 1 फाउंड इन द कॉर्निया एंड द केराटिन सल्फेट
2 found in the loose connective tissue. What is the difference between keratin sulfate 1 and 2? The composition of these keratin sulfate 1 and 2 is similar, but the way of action is different. व्हाट इज़ द वे ऑफ एक्शन कि जो कैरेटिन सल्फेट 1 जो है कॉर्निया के अंदर होता है, वो जब अपनी प्रोटीन के साथ अटैच होता है तो वो एन लिंकेज के ज़रिए अटैच होता है। अब एन लिंकेज जो है कोर, आपको पता है कि कोर प्रोटीन है, कोर प्रोटीन के अंदर हमारे पास होते हैं रेजिड्यूज डिफरेंट प्रोटीन्स के। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स अमाइनो एसिड होते हैं, उसको मैं रेजिड्यूज कह रहा हूँ। अब उसके अंदर एक रेजिड्यू होता है एस्पेराजीन। एस्पेराजीन के अमाइड ग्रुप के साथ जो है ये कैरेटिन सल्फेट 1 जो है वो लिंकेज बना लेता है और एन लिंक्ड इसके अंदर लिंकेज होता है। वाइल्ड कैरेटिन सल्फेट के अंदर स्ट्रक्चर यही है, लेकिन ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है और ये हमारे पास जो कोर प्रोटीन है उसके सीरीन रेजिड्यूज़ है या थ्रियोनिन, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अपना लिंकेज बना लेता है। तो डिफरेंस बिटवीन, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे हमारे पास इसके लिंकेज के अंदर है। कैरेटिन सल्फेट 1 जो कॉर्निया के अंदर होता है उसके अंदर एन लिंकेज होता है। एन लिंकेज की कोई आपसे एक्सप्लेनेशन पूछते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया। और लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कैरेटिन सल्फेट 2 होता है और इसके अंदर क्या डिफरेंस है कि ये ओ लिंकेज होता है, ओ लिंकेज के ज़रिए प्रोटीन के साथ अटैच होता है। और ओ लिंकेज की क्या एक्सप्लेनेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द सीरीन और थ्रियोनिन के साथ हमारे पास अटैच हुआ होता है। वाइल अगर हम और माइनोग्लाइकन्स की क्लासिफिकेशन देखें तो हमें कॉन्ड्राइटिन 4 सल्फेट और 6 सल्फेट मिलता है। इसके अंदर 4 के अंदर 4 पोजीशन के ऊपर हमारे पास लगा होगा सल्फेट और 6 के अंदर 6 पोजीशन के ऊपर। इसके हमारे पास कंपोजिशन क्या है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन एंड हमारे पास जो है डी ग्लूकोरोनिक एसिड है। ये मोस्ट अबंडेंट ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन है इन द बॉडी। और इसके फंक्शन आपने याद कर लेने, कहाँ कहाँ पे होता है, इसकी टिश्यू स्पेसिफिकेशन कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, और ये फंक्शन आपने एज इट इज़ याद कर लेने हैं। इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर हमारे पास आ जाते हैं डर्माटेन सल्फेट। डर्माटेन सल्फेट इज़ सिमिलर टू डैट ऑफ द chondroitin sulfate, but the difference is that it contains, in addition to the D-glucuronic acid, it contains L-iduronic acid. It consists of N-acetyl galactosamine and L-iduronic acid. In addition to the D-glucuronic acid, it contains L-iduronic acid, and it is found in the skin, blood vessel, heart valves, etc. अब हमारे पास 2 और इम्पोर्टेंट ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन है। अब देखें, आप इधर डीडी बनाने की कोशिश करें, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि जितने भी ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन है वो सारे हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर हैं, लेकिन एक ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन है जो हमारे पास इंट्रा सेलुलर काम करता है, वो है हेपारिन। और हेपारिन की एक खसूसियत ये भी है कि इसके अंदर एसिटाइलेशन भी नहीं होती। आपका इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको एसिटाइल ग्रुप हमारे पास समाइड नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ नहीं नज़र आएगा। तो इसके अंदर एक एसिटाइलेशन भी नहीं होती। और हमारे पास क्या होता है कि ये इंट्रा सेलुलर होता है। इसके अंदर जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कौन सी हैं, ग्लूकोजामीन, डी ग्लूकोरोनिक एसिड और एल आइडोरोनिक एसिड। ये मोस्ट सल्फेटेड होता है। इसके कार्बन हमारे पास 3 के ऊपर भी सल्फेशन हुई होती है। एन एसिटाइल, इसके अंदर एन एसिटाइल सॉरी नहीं होता। डी ग्लूकोजामीन जो है उसके हमारे पास अगर कार्बन 3 और कार्बन 6 पे देखें तब भी सल्फेशन हुई होगी। और एल आइडोरोनिक एसिड या ग्लूकोरोनिक एसिड है उसके भी कार्बन 2 के ऊपर हमारे पास सल्फेशन हुई होगी। तो ये हमारे पास ऐसा ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन है जिसके अंदर एसिटाइलेशन नहीं है, मतलब इसके अंदर एसिटाइल ग्रुप हमारे पास ऐड नहीं है। और दूसरी इसके अंदर ये है कि इसके अंदर सल्फेशन बहुत ज़्यादा है। और तीसरा इसके अंदर ये है कि इसके अंदर ये इंट्रा सेलुलर रह के काम करता है, एंटीकोगुलेंट है। और ये हमारे पास इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द मास्ट सेल होता है जो लाइन करती हैं स्पेशल डिफरेंट आर्टरीज़ को डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर, लाइक द लीवर, लंग एंड हमारे लीवर, लंग एंड स्किन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये मास्ट सेल्स लाइन कर रहे होते हैं। और इसका इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट जो होता है वो हेपारिन, और ये हमारे पास एंटीकोगुलेंट के तौर पे काम करता है। और मैंने आपको पहले कहा था जो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन है उसकी हमारे पास जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो लिंकेज के ऊपर भी करते हैं। तो अब जितने भी ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन देखेंगे उनके अंदर जो लिंकेज होगा वो बीटा 1,3 होगा। लेकिन हेपारिन और हेपारान के अंदर, हेपारान सल्फेट के अंदर ये फ़र्क है कि इसके अंदर अल्फ़ा 1,4 लिंकेज है। और कैरेटिन सल्फेट के अंदर एक और डिफरेंस है कि कैरेटिन सल्फेट के अंदर भी बीटा 1,4 लिंकेज है। बाकी सारों में बीटा 1,3 है, कैरेटिन सल्फेट में बीटा 1,4 है। हेपारिन और हेपारान सल्फेट में अल्फ़ा 1,4 लिंकेज है। ये बात आपने याद रखनी है। अब हमारे पास जो
हेपारान सल्फेट है। हेपारान सल्फेट बिल्कुल हेपारिन की तरह स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हेपारान सल्फेट के अंदर कुछ ग्लूकोजामीन जो डी ग्लूकोजामीन यूनिट होते हैं, रेजिड्यूज़ होते हैं, वो हमारे पास एसिटाइलेटेड हो जाते हैं। और हेपारान सल्फेट का इस एसिटाइलेशन होने की वजह से जो फंक्शन है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। इसका क्या फंक्शन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर हेपारान सल्फेट पाया जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर। तो इसकी लोकेशन भी इससे डिफरेंट हो गई कि हेपारिन इंट्रासेलुलर और हेपारान सल्फेट एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर काम करता है। तो ये डिफरेंट हमारे पास ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन के स्ट्रक्चर हैं। अब जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं, विच ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स is found in the intracellular compartment, heparin. Which glycosaminoglycan is found in the basement membrane, heparan sulfate. Which is the which one of the following is the most abundant glycosaminoglycan, chondroitin sulfate. Which glycosaminoglycan do not contain the repeating disaccharide unit? The answer is keratin sulfate. And which glycosaminoglycan is not covalently attached to the protein? The answer is hyaluronic acid. Which glycosaminoglycan do not have a sulfation? The answer is hyaluronic acid. Which glycosaminoglycan do not acetylated? The answer is heparin. So there is a different type of the MCQ scenario के हिसाब से आपने आंसर लगा देना है। और इसको ये याद करने का ये MCQs में ज़्यादातर आ सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास SCQs आएंगे हमारे पास वो बेसिकली मेटाबॉलिज्म से रिलेट करेंगे। वो इस तरीके के इतने आसान एमसीक्यूज़ नहीं देंगे, वो बेसिकली मेटाबॉलिज्म से रिलेट करेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ के अंदर ये चीज़ें ज़्यादातर पूछी जा सकती हैं। फिर हम देखते हैं कि एक प्रोटियोग्लाइकन का स्ट्रक्चर कैसा है। एक प्रोटियोग्लाइकन का पहले स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि एक प्रोटियोग्लाइकन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर हम उसको बनाएंगे कि सेल जो होता है वो ये तो नहीं ना होता कि बाहर से इंजेक्शन की फॉर्म में ले लेता है, वो अंदर अपने इंट्रासेलुलर इंजाइम्स को यूज़ अप करके हमारे पास प्रोटियोग्लाइकन बनाता है। तो पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम उसको बनाएंगे। प्रोटियोग्लाइकन का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको ये कोर प्रोटीन ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, इसके साथ लंबी चेन्स अप टू, उसने थ्योरी में लिखा हुआ है कि अप टू 100 लीनियर चेन, मतलब अनब्रांच चेन ऑफ द ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन अटैच हुई होती हैं। अब देखिए कोर प्रोटीन है, उसके साथ जो ब्लैक लाइनें नज़र आ रही हैं ये हमारे पास आपको नज़र आ रही हैं ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स की ना चेन्स नज़र आ रही हैं। अब ये जो ब्लैक लाइन है वो कहता है कि ये एक चेन जो है अप टू 200 डाइसैकराइड यूनिट के ऊपर कंसिस्ट कर सकती है। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि अगर हम इसका ये तो हम देख रहे हैं साइड से, इसका सेक्शन साइड व्यू देख रहे हैं, अगर आप टॉप व्यू देखें तो आपको बिल्कुल ऐसे ही जिस तरीके बॉटल ब्रश होता है उस तरीके आपको ये इसका स्ट्रक्चर नज़र आएगा। अब आपको पता लग गया कि प्रोटियोग्लाइकन के अंदर एक कोर प्रोटीन होती है जिसके साथ अप टू 100 लीनियर चेन्स ऑफ द ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन अटैच हुई होती हैं, और एक चेन की जो लेंथ होती है वो कंसिस्ट ऑफ अप टू 200 डाइसैकराइड चेन यूनिट्स। अब हम बनाते हैं कि प्रोटियोग्लाइकन को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम प्रोटियोग्लाइकन के अंदर बनाएंगे वो हम बनाएंगे कोर प्रोटीन, क्योंकि हम कोर से शुरू होते हैं, सेंटर से शुरू होते हैं, फिर हम आउटवर्ड मूव करते हैं। सबसे पहले हमने कोर प्रोटीन बनानी है। आपको पता है कि जो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन है उसका मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, जो फंक्शन है वो मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में परफॉर्म करेंगे। अगर वो फंक्शन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास उसकी सिंथेसिस कहाँ पे होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स है वहाँ पे होगी। और एक और बात ये याद रख लें कि जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं जिन्होंने इंट्रा सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करना होता है, इंट्रा सेलुलर फंक्शन, वो हमारे पास साइटोसोलिक राइबोसोम्स जो फ्री राइबोसोम्स होती हैं उनके ऊपर सेंथिसाइज होती हैं प्रोटीन्स। वाइल जो प्रोटीन जिन्होंने एक्स्ट्रा सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स अटैच हुई होती हैं उनके ऊपर सेंथिसाइज होती है। तो ये आपको पता लग गया कि जो हमारे पास ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व हैं प्रोटियोग्लाइकन की सिंथेसिस के अंदर, वो पर्टिकुलरली हमारे पास गोल्जी अपरेटस एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सिर्फ प्रोटीन प्रोवाइड करनी है, वाइल प्रोटीन ने आगे एंटर हो जाना है गोल्जी अपरेटस में, और गोल्जी अपरेटस में ने फिर आगे सारा काम हमारे पास करना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटियोग्लाइकन जो है उसके अंदर ये कोर प्रोटीन जो है ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, इसके साथ डायरेक्टली ये ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन की चेन जो चेन्स हैं ये अटैच नहीं हुई होती। इनके दरमियान एक असिस्टेंट, एक लिंकेज हमारे पास
क्या कहते हैं लिंकेज रीजन होता है, जिसे हम कहते हैं ट्राई हेक्सोसाइड लिंकेज। 3 जो शुगर्स होती हैं उनका एक लिंकेज होता है, उसके अंदर जाइलोज, ग्लैक्टोज और ग्लैक्टोज आती हैं जो हमारे पास एक लिंकेज प्रोवाइड करते हैं। ये समझ लें कि हमारे पास जिस तरीके ब्रिज का काम करते हैं, ये कोर प्रोटीन को और ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन को आपस में ये जो लिंकेज होता है ये अटैच करवाता है। इस लिंकेज के अलावा हमारे पास जो है ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन अटैच नहीं हो सकता। यहाँ पे दिखाया नहीं है लेकिन आगे जाके उसमें थ्योरी में उसने ये बात लिखी हुई है कि हमारे पास इस तरीके ये जो है लिंकेज के ज़रिए हमारे पास कोर प्रोटीन और ये जो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन की चेन हो जाए, केराटिन सल्फेट हो जाए, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट हो जाए, कोई भी हमारे पास ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन हो जाए, वो हमारे पास इस तरीके डर्माटेन सल्फेट हो जाए, वो हमारे पास इस तरीके लिंकेज रीजन के ज़रिए हमारे पास अटैच होगा कोर प्रोटीन के साथ। और जब अब ये देखेंगे तो हमारे पास एक प्रोटियोग्लाइकन का स्ट्रक्चर, अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में एक एक करके एक प्रोटियोग्लाइकन इधर पड़ा है एक उधर पड़ा है, इस तरीके नहीं पड़ा होता है, बल्कि प्रोटियोग्लाइकन जो है जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे पास वो एग्रीगेट बना लेते हैं। ये यहाँ पे शो किया हुआ है बड़ी अच्छी डायग्राम के अंदर कि ये कोर प्रोटीन है, कोर प्रोटीन के साथ मैंने आपको बताया कि लिंकेज रीजन है। अब कोर प्रोटीन का जो सीरीन रेजिड्यू है उसके अंदर देखेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ आप देखेंगे जाइलोस पहले अटैच हुआ, फिर ग्लैक्टोज और ग्लैक्टोज, ये लिंकेज रीजन आ गया। अब लिंकेज रीजन के साथ आगे हमारे पास जो है वो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन अटैच होंगे, या रिपीटिंग डाइसेक्राइड यूनिट्स जो हैं वो ही हमारे पास मिलकर ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन बना रहे होते हैं, तो उन्होंने स्पेसिफिकली करके रिपीटिंग यूनिट्स डाइसेक्राइड यूनिट्स जो हैं उनको अटैच कर दिया। तो ये बेसिकली सीक्वेंस होता है, अरेंजमेंट होती है स्ट्रक्चर की कि पहले कोर प्रोटीन, फिर हमारे पास कोर प्रोटीन और लिंकेज रीजन के दरमियान एक क्या कहते हैं कम्युनिकेशन बनता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द सेरीन एंड द जाइलोज, और फिर आगे दो क्या कहते हैं ग्लैक्टोज की एडिशन होती है, और फिर हमारे पास रिपीटिंग डाइसेक्राइड यूनिट्स जो है वो हमारे पास ऐड अप होना शुरू होते हैं, और इस तरीके एक लार्ज प्रोटियोग्लाइकन मोनोमर बन जाता है। अब प्रोटियोग्लाइकन मोनोमर्स जब ज़्यादा बन जाते हैं तो हमारे पास वो इस तरीके ये जो नीचे फिगर 14.7 में आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये इस फिगर के अंदर देखें, जब ज़्यादा प्रोटियोग्लाइकन अटैच हो जाते हैं तो वो हमारे पास हालजुरोनिक एसिड दरमियान में आ जाता है, और वो हमारे पास उसके साथ जाके नॉन कोवलेंटली का मतलब है कि आयनिक इंटरेक्शंस के ज़रिए बेसिकली ये अटैच होते हैं हमारे पास, क्योंकि हालजुरोनिक एसिड की मैंने पहले ही आपको एक प्रॉपर्टी बता दी है कि ये प्रोटीन के साथ कोवलेंटली अटैच नहीं होता। तो ये किस तरीके अटैच होता है, नॉन आयनिक इंट्रैक्शंस के साथ हमारे पास ये डिफरेंट प्रोटियोग्लाइकन मोनोमर्स के साथ अटैच होता है और प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट बना देते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी डायग्राम हमें दी हुई है, ये इधर आप देखें तो आपको ये प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट की समझ आ जाएगी। ये देखें इसके अंदर जो दरमियान में चल रही है ब्लैक लाइन चल रही है, ब्लैक लाइन को उसने शो किया हुआ है कि ये हालजुरोनिक एसिड है। और अगर आप यहाँ पे देखें जो ग्रीन स्ट्रक्चर उसने चेन्स शो की हुई हैं वो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन है, और जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कोर प्रोटीन है। अब ये तो आपको पता लग गया ये एक प्रोटियोग्लाइकन का स्ट्रक्चर था। अब प्रोटियोग्लाइकन का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट प्रोटियोग्लाइकन हालजुरोनिक एसिड के साथ कंडेंस हो गए हैं, और नॉन आयनिक इंट्रैक्शन के ज़रिए इन्होंने अपना एक क्या कहते हैं अटैच हो गए नॉन आयनिक इंट्रैक्शंस के ज़रिए, और इन्होंने प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट बना दिया। अब यहाँ पे पिंक कलर की ये जो है बॉक्स शो किए हुए हैं, ये पिंक कलर की हमारे पास असल में क्या चीज़ है, लिंकर प्रोटीन्स है। इन लिंकर प्रोटीन्स का क्या काम है कि ये जो हमारे पास बन गया है प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट बन गया, इसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए ये लिंकर प्रोटीन अटैच हुई हुई हैं। और जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर या इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के अंदर प्रोटियोग्लाइकन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इस तरीके नज़र आता है। देखिए इधर भी कितना प्यारा नज़र आ रहा है कि दरमियान में आप देखें तो आपको एक लीनियर एक बिल्कुल चेन नज़र आ रही है कि सीधी एक लाइन नज़र आ रही है, वो असल में है हालजुरोनिक एसिड। और साइड पे हमारे पास आपको वाइट कलर की डिफरेंट चेन्स नज़र आ रही हैं, वो असल में डिफरेंट प्रोटियोग्लाइकन मोनोमर्स हैं जो हालजुरोनिक एसिड जो है उसके सिंगल के साथ अटैच हुए हैं, और इस तरीके इन्होंने प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट बनाया हुआ है। अब हम दोबारा अपने डायग्राम की तरफ जाते हैं। ये लिंकर प्रोटीन इधर भी कोमा शेप में शो की हुई हैं, ये वाली
ये लिंकर प्रोटीन उन्होंने शो की हुई हैं। फिर हमने कहा था कि हमने इस फिगर को फॉलो करते हुए अपना प्रोटियोग्लाइकन याद करना है। किस तरीके के, पहले हमने कोर प्रोटीन बनानी है, फिर हम ट्राईहेक्सोसाइड लिंकेज बनाएंगे, फिर हम क्या बनाएंगे कि एसिडिक शुगर की सिंथेसिस करेंगे, फिर अमाइनो शुगर की सिंथेसिस करेंगे और उनको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करा देंगे। उसकी इनकॉर्पोरेशन की वजह से एक पूरा हमारे पास प्रोटियोग्लाइकन मोनोमर बन जाएगा। और प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट का जो मैकेनिज्म है वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट बनता है। अब सबसे पहले आ जाता है अमाइनो शुगर। अमाइनो शुगर कहाँ से आते हैं? जितना भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में भी जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस में भी जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी। मेनली द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आगे बात कर रहा हूँ। अब हमारे पास ग्लूकोज जो है वो हमारे पास प्रोटियोग्लाइकन की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। वो किस तरीके? ग्लूकोज जो है उससे हमारे पास ग्लूकोज 6 अब हम अमाइनो शुगर की जो है वो सिंथेसिस पढ़ रहे हैं। ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। इन स्टेप से आप आगे ही बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है अमाइडो ट्रांसफरेज। वो क्या करता है कि ग्लूटामीन को ग्लूटामेट में चेंज कर देता है और जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है वो कौन सा बनता है? ग्लूकोजामीन 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोजामीन 6 फॉस्फेट के आगे सिर्फ आपने तीन लफ्ज़ याद रखने हैं। यू ओनली नीड टू रिमेंबर द 3 वर्ड्स ओनली: एसिटाइलेशन, आइसोमराइजेशन एंड एक्टिवेशन। ये 3 आप स्टेप्स याद रखेंगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। ये ग्लूकोजामीन 6 फॉस्फेट आ गया है, इसकी सबसे पहले क्या होगी? एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन जो है वो क्या होगी कि एसिटाइल कोए जो है वो अपना एसिटाइल ग्रुप इनकॉर्पोरेट करा देगा ग्लूकोजामीन 6 फॉस्फेट के अंदर और को ए यहाँ से निकल जाएगा, तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन 6 फॉस्फेट बन गया। दूसरा वर्ड हमारे पास क्या था? आइसोमराइजेशन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन 6 फॉस्फेट जो है वो आइसोमराइज्ड हो जाएगा और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन 1 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। अब एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन 1 फॉस्फेट जो है वो हमारे पास उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी। थर्ड वर्ड हमारे पास क्या था? एक्टिवेशन। पहला क्या था? एसिटाइलेशन, दूसरा क्या था? आइसोमराइजेशन, और तीसरा हमारे पास क्या है? एक्टिवेशन। यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट आता है और पायरोफॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है हमारे पास यहाँ से और हमारे पास यूरिडीन डाइफॉस्फेट जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, तो रिजल्टिंग कंपाउंड क्या बनता है? यूरिडीन डाइफॉस्फेट एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। अब हमने कहा था कि डिफरेंट ग्लाइकोमाइनोग्लाइकन है जिनके अंदर हमारे पास एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन भी होता है। लाइक हमारे पास अगर बात करना चाहें तो ये हमारे पास कॉन्ड्राइटन सल्फेट के अंदर हमें मिलता है, डर्माटन सल्फेट में एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन मिलता है। तो वो कहाँ से आता है? सिंपली जो यूरिडीन डाइफॉस्फेट एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन आपको नज़र आ रहा है, इसी का हमारे पास क्या होता है? एपीमराइजेशन हो जाती है। एपीमरेज एंजाइम एक्ट करता है और यूरिडीन डाइफॉस्फेट एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन बना देता है और ये दोनों ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन और प्रोटियोग्लाइकन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब दूसरा उसने जो एक नैना एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, ये एक हमारे पास 9 कार्बन एसिडिक मोनोसक्राइड है। इसका ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन में तो इतना पोटेंट रोल नहीं है, लेकिन इसका ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये हमें मिलता है। तो इसकी हमारे पास सिंथेसिस किस तरीके होती है कि जो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन 6 फॉस्फेट था वो हमारे पास एन एसिटाइल मेनोजामीन 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाता है। अब ग्लूकोज और मेनोज के अंदर क्या फ़र्क है? ग्लूकोज और मेनोज जो है वो C2 एपीमर्स हैं और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में क्या फ़र्क है कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज C4 एपीमर है। एपीमर असल में उस कंपाउंड को कहते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर उनका बिल्कुल सेम होता है, कॉपी होता है, लेकिन एक कार्बन के ऊपर ना स्पेसिफिक एक कार्बन, वो कार्बन अदर देन एनोमेरिक कार्बन होनी चाहिए, उस कार्बन के ऊपर जो है ग्रुप्स की पोजीशन जो होती है वो चेंज होती है। लाइक अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँ तो ग्लूकोज या उसके 4 कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, वाइल ऑन ग्लैक्टोज ऑन C4 कार्बन यानी कार्बन नंबर 4 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ़्ट साइड पे होता है। सो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लेफ़्ट साइड होने की वजह से जो ग्लूकोज है वो ग्लैक्टोज के अंदर चेंज हो जाती है। सो इसी तरह एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन 6 फॉस्फेट है, ये हमारे पास एन एसिटाइल मेनोजामीन 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। अब ये एन एसिटाइल मेनोजामीन 6 फॉस्फेट हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरोवेट के साथ मिलेगा और हमारे पास क्या बना देगा? एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड।
अब फास्फोइनोल पायरोवेट कहाँ से आया? आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस होती है तो वहाँ पे हमारे पास उसका एक इंटरमीडिएट होता है जिसका नाम है फास्फोइनोल पायरोवेट। अब नैना की सिंथेसिस होगी। अब ये भी उस वक्त तक जो हमारे पास शुगर्स हम बना रहे हैं ये किसी स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती जब तक इनकी एक्टिवेशन ना हो, और एक्टिवेशन के लिए इनको न्यूक्लियोटाइड कैरियर चाहिए होता है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड कैरियर है वो साइटिडीन ट्राईफॉस्फेट आता है और पायरोफॉस्फेट निकल जाता है और साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड बन जाता है। अब एंजाइम का भी यही नाम है, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड सिंथेटेज। तो ये आपने याद रखना है कि इस तरीके हमारे पास अमाइनो शुगर्स की सिंथेसिस होती है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी बॉडी के अंदर न्यूक्लियोटाइड कैरियर्स होते हैं वो यूजुअली इन द डाई फॉस्फेट फॉर्म लाइक यूरिडिन डाईफॉस्फेट। लेकिन हमारे पास ये जो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट नैना आ जाता है ये only example in the human metabolism in which the nucleotide carrier is monophosphate rather than the diphosphate। so इस तरीके हमने क्या कर ली कि अमाइनो शुगर की सिंथेसिस कर ली। पहले मैंने कहा था आपको कि हमने करना है कोर प्रोटीन बना ली, लेकिन मैंने अमाइनो शुगर की सिंथेसिस आपको पहले इसलिए बता दिया है कि कोर प्रोटीन के बाद तो काम बिल्कुल आसान है कि सीरीन कोर प्रोटीन के अंदर आपको पता है कि प्रोटीन के अंदर एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है सीरीन। सीरीन आपको पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। अब इसके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ पहले लिंकेज रीजन की एसोसिएशन होगी। लिंकेज रीजन की एसोसिएशन बहुत आसान है कि जाइलोसाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है, यूरिडिन डाईफॉस्फेट जाइलोज आएगा और इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जाइलोज को लगा देगा। फिर जाइलोज के साथ सिक्वेंशियल एडिशन हो जाएगी गैलेक्टोज और गैलेक्टोज की, तो ये एक लिंकेज रीजन बन गया। आगे जो मेन काम है हमारा वो हमने सीखना है कि किस तरीके अमाइनो शुगर की सिंथेसिस होती है और किस तरीके हमारे पास एसिडिक शुगर की सिंथेसिस होती है। अब हमने अमाइनो शुगर की सिंथेसिस कर ली है, यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन अटैच हो जाएगा या एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन अटैच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटियोग्लाइकन। अब हमने अमाइनो शुगर की भी सिंथेसिस कर ली। अब हम करते हैं कि हमारे पास एसिडिक शुगर की सिंथेसिस। एसिडिक शुगर हमारे पास कहाँ से आती है? लाइक द डी ग्लूकुरोनिक एसिड की हम बात करें, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। कि ये हम जो दवाइयाँ खाते हैं लाइक एस्पिरिन खा ली हमने, एजोमैक्स खा ली, एंटीबायोटिक्स खा ली, या जो पेशेंट जो स्टैटिन्स खाते हैं, स्टैटिन्स एंटी हाइपर कोलेस्ट्रोल ड्रग्स हैं कि हमारे पास ये कोलेस्ट्रोल का लेवल कम करती हैं। तो स्टेटिन्स के अंदर भी डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं। तो ये जो ड्रग्स हम डिफरेंट खाते हैं तो ये तो बॉडी के अंदर ही सदा रहनी चाहिए थी, जब हम एक दफ़ा खा लेते हैं तो इस तरीके नहीं होता कि थोड़ी देर बाद इनका असर ख़त्म हो जाता है। वाई? बिकॉज बॉडी जो है वो इसको एलिमिनेट कर देती है, और एलिमिनेट करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, उसका नाम है डी ग्लूकुरोनिक एसिड। ग्लूकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन करके इन ड्रग्स की भी हमारे पास एलिमिनेशन कर देता है बॉडी से। और भी अदर कंपाउंड्स है वो हम डिस्कस करते हैं। अब ग्लूकुरोनिक एसिड की हमारे पास सिंथेसिस किस तरीके होती है? या तो हम डाइट से बहुत लिटिल अमाउंट में आता है, या तो बॉडी में जो पहले ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन पड़े हैं उनकी जब लाइसोसोमल डिग्रेडेशन होती है तब हमारे पास आ गया। या बॉडी जो है वो डी नोवो इनसाइड द बॉडी सिंथेसाइज करती है। वो किस तरीके? पहला स्टेप जो सिमिलर टू डेट ऑफ द ग्लाइकोजेनेसिस मीन ग्लाइकोजन सिंथेसिस, वो क्या है कि ग्लूकोज हमारे पास यूरिडिन ट्राईफॉस्फेट के साथ मिलता है। आपको पता है कि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट जो है वो यूरिडिन ट्राईफॉस्फेट के साथ मिलता है, और विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम यूरिडिन डाईफॉस्फेट ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। ये यहाँ पे नहीं शो किया हुआ फर्स्ट स्टेप, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप आपको ग्लाइकोजेनेसिस की जब ग्लाइकोजेनेसिस करेंगे तो फर्स्ट स्टेप आपको यही मिलेगा। तो हमारे पास यूरिडिन डाईफॉस्फेट ग्लूकोज बन जाता है। अब यूरिडिन डाईफॉस्फेट ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, एंजाइम जो हमारे पास होता है वो उसका नाम क्या है? यूरिडिन डाईफॉस्फेट ग्लूकोज डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज का मतलब है कि ये हाइड्रोजन रिमूव करेगा। हाइड्रोजन रिमूव होगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा NAD और NADH के अंदर चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? यूरिडिन डाईफॉस्फेट ग्लूकुरोनिक एसिड। अब ये यूरिडिन डाईफॉस्फेट ग्लूकुरोनिक एसिड या तो हमारे पास ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन की सिंथेसिस के अंदर जा सकता है, या ये हमारे पास
ग्लूकोरोनिडेशन के प्रोसेस, मतलब ग्लूकोरोनिक एसिड की इनकॉर्पोरेशन डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर करा के जो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है उनको हाइड्रोफिलिक के अंदर चेंज कर देगा। लाइक जो टिपिकल एग्जांपल बॉडी में आती है वो बिलीरुबिन आ गए, जो स्टीरॉयड हार्मोन्स आ गए हमारे पास, एंड मैनी ड्रग्स। बिलीरुबिन आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि बिलीरुबिन की ग्लूकोरोनिक एसिड आता है, बिलीरुबिन में ऐड होता है, बिलीरुबिन डाईग्लूकोरोनाइड बना देता है। लीवर के अंदर जो हमारे पास ये काम होता है ग्लूकोरोनिडेशन का, ठीक है। तो इस तरीके ये हमारे पास ग्लूकोरोनिक एसिड के मल्टीपल फंक्शन आ जाते हैं कि ये ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है, और ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक कंपाउंड को हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स के अंदर चेंज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और जब हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स के अंदर चेंज हो जाएंगे तो वो यूरिनरी रूट के ज़रिए या फिसिस के ज़रिए हमारे पास वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब जो डी ग्लूकोरोनिक एसिड है वो जब मेटाबोलाइज फर्दर होता है तो वो हमारे पास क्या देता है कि जो डिफरेंट प्लांट्स हैं या डिफरेंट एनिमल्स के अलावा, गाइनी पिग्स और प्राइमेट्स के अलावा जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो डी ग्लूकोरोनिक एसिड होता है वो अस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी बनाने में भी मदद करता है। वो किस तरीके के डी ग्लूकोरोनिक एसिड एल ग्लूनेट के अंदर चेंज होता है। अब ये एल ग्लूनेट के आपने स्पेलिंग देख लेने हैं, ये ग्लूकोज से थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। एल ग्लूनेट की ऑक्सीडेशन होती है, जो इंजाइम है एल ग्लूनोलैक्टोन ऑक्सीडेज, ये वो उसकी ऑक्सीडेशन कर देता है हमारे पास, और हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड बन जाता है। अब ये इंजाइम जो है ह्यूमन में डेफिशिएंट होता है, इसलिए जो विटामिन सी जो होता है वो हमें रेगुलर अमाउंट के अंदर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के हिसाब से जो लेना पड़ता है। तो ये आपको पता लग गया। एल ग्लूनेट जो था वो हमारे पास फिर फर्दर मेटाबोलाइज, फिर ह्यूमस के अंदर क्या मेटाबॉलिज्म होता है अगर वो एस्कॉर्बिक एसिड नहीं बनता। एस्कॉर्बिक एसिड नहीं बनता तो एल ग्लूनेट जो है वो एल ज़ाइलुलोज के अंदर चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। एक मेन इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, जो शुगर्स होती हैं वो डी फॉर्म के अंदर मेटाबोलाइज्ड होती हैं, जो अमाइनो एसिड और फैटी एसिड होते हैं वो एल फॉर्म में मेटाबोलाइज्ड होते हैं। तो एल ज़ाइलुलोज हमारे किसी काम की नहीं है, तो एल ज़ाइलुलोज को हम डी में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ NADPH डिपेंडेंट ज़ाइलुलोज रिडक्टेज। ये इंजाइम क्या करता है कि एल ज़ाइलुलोज की रिडक्शन करता है, NADPH आता है और NADP फॉर्म के अंदर चले जाता है इस रिएक्शन से, और अपने जो हाइड्रोजन है वो इसको एल ज़ाइलुलोज को दे देता है, और एल ज़ाइलुलोज जो है हमारे पास वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, ज़ाइलिटोल के अंदर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और वाइवा क्वेश्चन है कि एसेंशियल पेंटोज यूरिया की क्या रीज़न है। एसेंशियल पेंटोज यूरिया हमारे पास इसलिए होता है जब NADPH डिपेंडेंट ज़ाइलुलोज रिडक्टेज ये इंजाइम डेफिशिएंट हो जाता है, तो हमारे पास एल ज़ाइलुलोज ज़ाइलिटोल में फिर चेंज नहीं हो सकती। तो एल ज़ाइलुलोज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बॉडी के अंदर फिर फर्दर मेटाबोलाइज नहीं होगी, तो वो यूरिन के अंदर हमें मिलेगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि एसेंशियल पेंटोज यूरिया इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस इंजाइम नोन एज NADPH डिपेंडेंट ज़ाइलुलोज रिडक्टेज। अब ज़ाइलिटोल जो है हमारे पास डी ज़ाइलुलोज में चेंज हो जाता है, और आपको पता है कि डी ज़ाइलुलोज जो है वो हमारे पास पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर जो रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर जाके इन्वॉल्व हो जाता है, और वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर फिर वहाँ से ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट दे देता है, लाइक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और मेन हब ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर अटैच यानी एंटर हो जाता है। मेन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वहाँ पे एंटर हो जाता है। तो ये तो था हमारे पास। अगर ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोरोनिक एसिड का फर्दर मेटाबॉलिज्म, और अदर एनिमल्स जो प्लांट्स आ जाते हैं उनके अंदर जो है ये डी ग्लूकोरोनिक एसिड इज़ द इम्पोर्टेंट प्रीकर्सर टू फॉर्म द एस्कॉर्बिक एसिड, बट इन ह्यूमंस दिस due to the deficiency of an enzyme known as the L-gluconolactone oxidase, this ascorbic acid is not formed. अब हमने क्या कर लिया, हमने बात की थी कोर प्रोटीन की। कोर प्रोटीन भी हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बना ली। फिर हमने एक जो ट्राई हेक्सोसाइड लिंकेज, जो लिंकेज हमारे पास ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन और प्रोटीन को एक दूसरे से अटैच कराता है, वो लिंकेज भी बना लिया। अब हमने एसिडिक शुगर की भी सिंथेसिस कर ली कि एसिडिक शुगर बॉडी में किस तरीके बनती है और अमाइनो शुगर किस तरीके बनती है। अब उसने दिखाया हुआ है कि एक इस डायग्राम की मदद से कि किस तरीके हमारे पास जो इनकॉर्पोरेशन होती है। लाइक अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि शुरू से कि किस तरीके हमारे पास एक प्रोटियोग्लाइकन बनता है।
सबसे पहले कोर प्रोटीन बन गई। अब देखें कोर प्रोटीन के ऊपर सीरीन रेजिड्यू का हाइड्रोक्सिल ग्रुप उन्होंने दिखाया हुआ है। अब इधर हमारे पास क्या आएगा कि जाइलोज आएगा, और जाइलोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो यूरिडीन डाइफॉस्फेट जाइलोज जो है अपना जाइलोज दे के चले जाएगा और यूरिडीन डाइफॉस्फेट की फॉर्म में निकल जाएगा। अब वो जाइलोज इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ सीरीन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच हो गया। फिर मैंने आगे आपको दूसरा स्टेप बताया था कि अब लिंकेज रीजन की एसोसिएशन शुरू हो गई है। अब लिंकेज रीजन के ऊपर हमारे पास ये जो दो ब्लू ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं ये ग्लैक्टोज के मॉलिक्यूल है। ये दो ग्लैक्टोज के मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे और लिंकेज रीजन हमारे पास मुकम्मल हो गया। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास डिफरेंट शुगर्स होती हैं लाइक द एसिडिक शुगर और अमाइनो शुगर्स वो आके अटैच होना शुरू हो जाती हैं। लाइक ये जो ट्राइंगल की फॉर्म में पर्पल कलर का आपको दिखाया गया है ये एन एसिटाइल ग्लैक्टोज है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन है ये असल के अंदर। अब ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन आएगा और यूरिडीन डाइफॉस्फेट तो सिस्टम से रिकवर हो जाएगा और जो एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन है वो इधर जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इस चेन के अंदर। फिर हमारे पास ये इसी तरीके स्टेप होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। अब एक स्टेप मैं मिस कर गया हूँ 4 वाला कि इसके अंदर जो राउंड कलर का उन्होंने ब्लू कलर का दिखाया हुआ है वो है ग्लूकोरोनिक एसिड। अब ये ग्लूकोरोनिक एसिड यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिक एसिड आएगा, यूरिडीन डाइफॉस्फेट रिकवर हो गया सिस्टम से और ग्लूकोरोनिक एसिड इनकॉर्पोरेट हो गया चेन में। फिर एसिडिक शुगर एक इनकॉर्पोरेट होगी। अब आनी है बारी अमाइनो शुगर की। अब अमाइनो शुगर किस तरीके इनकॉर्पोरेट होगी कि यूरिडीन डाइफॉस्फेट एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन उसने पर्पल यूनिट के अंदर दिखाया हुआ है कि वो यूरिडीन डाइफॉस्फेट तो रिकवर हो गया और जो एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन थी वो अटैच होगी ग्लूकोरोनिक एसिड से आगे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर ग्लूकोरोनिक एसिड ने चेंज होना है आइडोरोनिक एसिड में तो वो किस तरीके चेंज होगा, जब हमारे पास चेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की चेन की जब सिंथेसिस हो रही होगी, जब चेन के अंदर ग्लूकोरोनिक एसिड इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तब हमारे पास एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है यूरोनोसाइल 5 एपिमिलेज। अब सिंपली एपिमिलेज के नाम से भी याद रख सकते हैं या आप यूरोनोसाइल 5 एपिमिलेज। यूरोनोसाइल 5 एपिमिलेज आएगा वो इसकी क्या करते हैं इसकी कन्फिग्रेशन चेंज कर देगा यानी डी ग्लूकोरोनिक एसिड को एल आइडोरोनिक एसिड के अंदर चेंज कर देगा। और सिमिलरली जब हमें सल्फेट ग्रुप की एडिशन करानी है, सल्फेट ग्रुप की एडिशन किस तरीके होगी, जब चेन के अंदर एक स्ट्रक्चर जिसने हमारे पास इधर द आइडोरोनिक एसिड हो ग्लूकोरोनिक एसिड हो, यूजुअली हमारे पास अमाइनो शुगर के ऊपर सल्फेशन होती है। जब सल्फेशन अमाइनो शुगर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी चेन के ऊपर तब हमारे पास एक कंपाउंड आएगा पैप्स फॉस्फोडिनोसाइल फास्फोसल्फेट। अब ये क्या कंपाउंड है कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है उसकी 5 प्राइम के ऊपर एक फॉस्फेट अटैच हुआ है सिंपली, और इस कंपाउंड का नाम हमने रख दिया फॉस्फोडिनोसाइल फास्फोसल्फेट। सल्फो ट्रांसफरेज एक इंजाइम है वो यहाँ पे आके इंजाइम ये जो है रिएक्शन कैटेलाइज कराएगा। ये जो फास्फोडिनोसाइल फास्फोसल्फेट है ये अपना सल्फेट ग्रुप जिस यूनिट को चाहिए होगा वहाँ पे जाके इनकॉर्पोरेट करके चला जाएगा। तो इस तरीके हमारे पास एक प्रोटियोग्लाइकन मोनोमर बन जाएगा। अब एक प्रोटियोग्लाइकन मोनोमर जब बन जाएगा हमारे पास तब अब एक प्रोटियोग्लाइकन मोनोमर अकेला काम कुछ नहीं करता, जब ज़्यादा सारे बन जाएंगे तब ये हमारे पास प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट बना देंगे। और प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट की मैं आपको पहले ही इस तरीके की दिखा चुका हूँ। ये हमारे पास प्रोटियोग्लाइकन का स्ट्रक्चर है और इस तरीके हमारे पास ये प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है प्रोटियोग्लाइकन एग्रीगेट का। अब हमारे पास लास्ट आती है लास्ट बट नॉट लीस्ट द ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स डेग्रेडेशन। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास ये 3 डिजीज़ हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स है वो डिग्रेड किस तरीके होती हैं। जो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स हैं वो डिग्रेड लाइसोसोम्स में होती हैं। ऑर्गेनेली का आपको नाम याद लाजमी होना चाहिए, लोकेशन याद होनी चाहिए। सो enzymes are present in the lysosome known as the acid hydrolysis. Why acid hydrolysis? Because they are maximally active at the pH approximately 5. So these enzymes are known as acid hydrolysis. अब ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन की भी डिफरेंट हाफ लाइफ है। लाइक आरबीसीज की 120 डेज है, वाइट ब्लड सेल की भी डिफरेंट, ग्रैनुलोसाइट की डिफरेंट है, ग्रैनुलोसाइट की डिफरेंट है। इसी तरीके जो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन है डिफरेंट ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन है वो उनकी भी हाफ लाइफ डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि किसी के अंदर लिंकेज डिफरेंट है, किसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो
डाइसैकराइड यूनिट जो है, किसी के अंदर एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है, किसी के अंदर एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन है। सो डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से इनकी भी जो हाफ लाइफ है वो डिफरेंट है। अब डिग्रेडेशन होती किस तरीके है? पहला स्टेप आपने याद रखना डिग्रेडेशन में कि फैगोसाइटोसिस होती है। यहाँ पे शो नहीं किया लेकिन आप ऑडियो से गुजारा चला लें कि फैगोसाइटोसिस होती है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपाउंड है, पहले इंगल्फ्ड होंगे, एक लाइसोसोम बनेगा, वेजिकल बनेगा। वेजिकल जो है वो फ्यूज़ हो जाएगा लाइसोसोम के अंदर। तो हमारे पास हम उस वेजिकल को यहाँ तो डाइजेस्टिव वेजिकल कह सकते हैं या उसे फैगोलाइसोसोम कहते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास जब वेजिकल जो है वो लाइसोसोम के साथ मिल जाएगा तो हमारे पास जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं फिर ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स की डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देंगे। अब इसके अंदर 3 जो हैं क्या कहते हैं एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, एंडोग्लाइकोसाइडेज, एक्सोग्लाइकोसाइडेज एंड सल्फेटेज। ये 3 डिफरेंट सेट ऑफ एसिड हम एसिड हाइड्रोलिसिस का नाम तो कह देते हैं, ये जनरल कैटेगरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये हाइड्रोलिसिन है, ये हमारे पास डिग्रेडेशन करेंगे और एसिडिक पीएच पे एक्टिवेट है। लेकिन आगे इसकी जो है सब क्लासिफिकेशन आ जाती है कि कौन कौन से एसिड हाइड्रोलिसिस है। एक एंडोग्लाइकोसाइडेज है, दूसरा एक्सोग्लाइकोसाइडेज है और तीसरा हमारे पास सल्फेटेज है। अब कन्फ्यूजन ये आती है एंडोग्लाइकोसाइडेज क्या करेगा, एक्सोग्लाइकोसाइडेज क्या करेगा। तो इसको समझने के लिए आपने ये याद रखना है कि अगर आप क्या कहते हैं टैंक के अंदर बैठे हुए हैं, टैंक का तो आपको पता ही होगा जो जंगों में इस्तेमाल होते हैं वॉर के अंदर। अगर टैंक के अंदर बैठे हुए हैं और गलती से जो ग्रेनेड है उसकी पिन निकल गई है, हैंड ग्रेनेड जो है उसकी पिन निकल गई है, अब क्या आपको ज़्यादा नुकसान होगा ना? ज़ाहिरी बात है, अंदर फटेगा तो टैंक तो आपको बाहर से प्रोटेक्शन देगा, अंदर से तो नहीं ना देगा, तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा, बूम बूम हो जाएगा। वाइल अगर आप कोई बंदा है आपका दुश्मन है या बाहर से आपको मिसाइल भी लगता है तो आपको कोई असर नहीं होगा। सो आप एंडोग्लाइकोसाइडेज या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में जब आप पढ़ेंगे तो एंडोपेप्टाइडेज इसका सिमिलर फंक्शन है कि ये क्या करता है कि लार्ज यानी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ज़्यादा नुकसान आपको पहुंचाने से आप याद रख लें कि ये जो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स हैं ये पॉलीसैकेराइड होते हैं, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड को ये स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, डाइसैकेराइड यूनिट्स के अंदर या स्मॉलर यूनिट्स के अंदर चेंज कर देता है एंडोग्लाइकोसाइडेज। फिर बारी आती है एक्सोग्लाइकोसाइडेज की। अब यहाँ पे उसने शो किया हुआ है, ये मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे एल आइडोरोनिक एसिड है और उसके ऊपर सल्फेट है। अगर सल्फेट ग्रुप रिमूव होना है तो सल्फेटेज एंजाइम आके रिमूव कर देगा। और अगर हमारे पास एल आइडोरोनिक एसिड लाइक ये दूसरे स्टेप के अंदर आप देखें कि एल आइडोरोनिक एसिड है, अगर इसने रिमूव होना है तब हमारे पास क्या आएगा कि एक्सोग्लाइकोसाइडेज आएगा और वो इस चेन के अंदर से, जो स्मॉलर चेन है इसके अंदर से हमारे पास क्या आइडोरोनिक एसिड जो है उसको रिमूव कर देगा। सो ये डिफरेंट इस तरीके के सिक्वेंशियल डिग्रेडेशन, जिस तरीके सिक्वेंशियल हमारे पास सिंथेसिस होती है, पहले कोर प्रोटीन बनना, फिर लिंकेज प्रोटीन बनी, फिर हमारे पास एसिडिक शुगर की सिंथेसिस हुई, अमाइनो शुगर की सिंथेसिस हुई, फिर वो दोनों जाके इनकॉर्पोरेट हुए, फिर सल्फेट ग्रुप लगा। जिस तरीके सिंथेसिस हो रही है इसी तरीके सिक्वेंशियल डिग्रेडेशन होगी कि जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से एंजाइम एक्ट करेगा। अब इन डेफिशिएंसी हो जाए एंजाइम्स की तो उस कंडीशन को कहते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस। म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस आर द रेयर genetic disorders caused by the lysosomal deficiency of the lysosomal enzymes which are normally involved in the degradation of the glycosaminoglycan। अब ज़ाहिरी बात है अगर एक भी एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए, फ़र्ज़ करें एक्सोग्लाइकोसाइडेज डेफिशिएंट हो गए, एंडोग्लाइकोसाइडेज ने अपना काम कर दिया, सल्फेटेज ने अपना काम कर दिया। अब एक्सोग्लाइकोसाइडेज अगर डेफिशिएंट हो गए हैं तो ज़ाहिरी बात है आगे जो चेन की डिग्रेडेशन होनी है वो छोटी हो गई है लेकिन वो आगे डिग्रेड नहीं होगी। तब हमारे पास क्या होगा कि जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो ये ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स हैं ये अकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। उनकी अकमुलेशन की वजह से हमारे पास डिफरेंट रेंज ऑफ सिम्टम्स मिलते हैं लाइक साइकोमोटिक इम्पेयरमेंट, स्ट्रक्चरल, स्केलेटल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिफॉर्मिटी। अब ये 4 सिंड्रोम दिए हुए हैं लेकिन मेनली आपने 3 याद करने हैं और ये 3 जो हैं आपको बिल्कुल ठीक आने चाहिए और इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी आना चाहिए। लाइक पहला एंजाइम देखें हंटर सिंड्रोम।
हंटर सिंड्रोम, सारी ये जो म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस डिजीज़ हैं ये ऑटोसोमल रिसेसिव हैं, लेकिन हंटर सिंड्रोम जो है वो एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक के अंदर यानी कोई जीन डेफिशिएंट होगी, जिसके डिफेक्ट होगा, जिसके अंदर से एंजाइम नहीं बनेगा। उस एंजाइम का नाम क्या है? आइडोरोनेट सल्फेटेज। आइडोरोनेट सल्फेटेज नाम शो कर रहा है कि आइडोरोनिक एसिड के ऊपर हमारे पास जो सल्फेट ग्रुप लगा हुआ है उसको रिमूव करना था एक एंजाइम ने, जिसका नाम है आइडोरोनेट सल्फेटेज। वो आइडोरोनेट सल्फेटेज डेफिशिएंट हो गया है तो हमारे पास क्या होगा कि सल्फेट ग्रुप रिमूव नहीं हो सकेगा। तो हमारे पास ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स जो हैं वो फिर अब नॉर्मली अकामुलेट होने लग जाएंगे टिश्यूज़ के अंदर। तो रेंज ऑफ सिम्टम्स हमारे पास सारों में सेम मिलती है, लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंस है कि हंटर सिंड्रोम के अंदर कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं मिलती। वाइल अगर आप हर्लर सिंड्रोम के अंदर आएँ तो हमारे पास इधर जो एंजाइम डेफिशिएंट होता है वो कौन सा होता है? अल्फ़ा एल आइडोरोनिडेज। इधर सल्फेट ग्रुप आइडोरोनिक एसिड से तो रिमूव हो गया, लेकिन अब आइडोरोनिक एसिड ने रिमूव होना था, वो आइडोरोनिक एसिड रिमूव नहीं हो पाएगा। क्यों? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम नोन एज द अल्फ़ा एल आइडोरोनिडेज। अब इसके अंदर जो सिम्टम्स मिलेंगे वो हमारे पास क्या मिलेंगे कि हमारे पास कॉर्नियल क्लाउडिंग मिलेगी। अब ये डिफरेंशिएटिंग फीचर आ गया हमारे पास। हंटर सिंड्रोम में कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं मिलती थी, हर्लर सिंड्रोम में हमारे पास कॉर्नियल क्लाउडिंग मिल रही है। ये एक डीडी आ गया आपके पास, डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ गया। दूसरी बात कि हमारे पास हियरिंग लॉस, डॉर्फिज्म, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, कोर्स फेशियल फीचर्स और हमारे पास डिफरेंट रेंज ऑफ द सिम्टम्स, स्केलेटल डिफॉर्मिटी ये मिलती हैं। अब सिर्फ आपने जो है डिफरेंशिएटिंग फीचर्स को देखना है ताकि आप डायग्नोज कर सकें कि कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है। अब इनका जो ट्रीटमेंट होता है हंटर सिंड्रोम का और हर्लर सिंड्रोम का, ये हमारे पास पॉसिबल है लेकिन विद द मिनिमम सक्सेस, लिमिटेड सक्सेस। और हम ट्रीटमेंट बिफोर द एज ऑफ 18 मंथ्स करते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट अवेलेबल है और कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट। कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि मैक्रोफेजीज हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसके अंदर जो मैक्रोफेजीज हैं वो फिर ऐसे एंजाइम्स बनाने लग जाते हैं जो इन ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स को डिग्रेड करें। लेकिन एक बात याद रखनी है कि हमने ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करना होता है। वाई? बिकॉज एक दफ़ा न्यूरोनल डैमेज हो गया तो वो फिर सारी ज़िंदगी ट्रीटमेंट करते रहें तो वो हमारे पास ठीक नहीं होगा, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ द न्यूरॉन्स हो जाएगा। और इनकी भी लिमिटेड सक्सेस है। करंटली अगर आप नट शेल में बात करें तो करंटली इनका नो क्योर, इनका कोई सही क्योर नहीं है। दूसरी हमारे पास आ जाती है एक और जो हमारे पास सिंड्रोम आ जाता है वो है स्लाई सिंड्रोम। स्लाई सिंड्रोम जो है उसके अंदर कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है? बीटा ग्लूकोरोनिडेज एंजाइम डेफिशिएंट। इसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोरोनिक एसिड जो है वो हमारे पास रिमूव नहीं हो सकता, तो टिश्यूज़ में जो ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन है वो अब नॉर्मली अकामुलेट होने लग जाते हैं। अब इसके जो फीचर्स हैं या सिंड्रोम्स हैं वो बिल्कुल मिलते जुलते सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल मिलते हैं हमारे पास किससे? हर्लर सिंड्रोम से। इधर भी कॉर्नियल क्लाउडिंग होगी, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होगी, शॉर्ट स्टेचर मतलब डॉर्फिज्म होगी। लेकिन एक फीचर आप देखें कि हिपैटोस्प्लीनोमेगैली जो है वो स्लाई सिंड्रोम के अंदर हमारे पास होगी। अकॉर्डिंग टू द लिपनकॉर्ड ये हमारे पास डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं, आपने इनको याद रखना है। और जो सैनफिलिपर सिंड्रोम है ये ABCD टाइप का होता है हमारे पास। इसके अंदर डिफरेंट जो है हमारे पास इंजाइम्स डेफिशिएंट होते हैं, तो ये भी आपने अगर इंजाइम डेफिशिएंट एंजाइम्स याद करने हैं तो मोस्ट वेलकम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन। आपने रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ इस एक डायग्राम को याद करके इसके हिसाब से चलना है। पहले आपने कोर प्रोटीन बनानी है, कोर प्रोटीन बना के आपने ट्राई हेक्सोसाइड लिंकेज या लिंकेज रीजन बनाना है, फिर आपने एसिडिक शुगर सिंथेसिस करनी है, फिर अमाइनो शुगर सिंथेसिस करनी है, और फिर इस डायग्राम को ज़हन में लेके आना है। और इस डायग्राम्स के अंदर फिर आपने जो लास्ट में सल्फेशन भी याद रखनी है। सो इस तरीके सीक्वेंस ऑफ द इवेंट से आप चीज़ें याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। होप सो यू विल अंडरस्टूड वेल। थैंक यू वेरी मच।